हेलोफाइल में हेलोकोकस बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया बात नहीं, द बैक्टीरिया ऑफ दिस ग्रुप यानी हेलोफाइल्स आर हाईली acid tolerant and they actually need very high salt concentration, very high salt concentration for their optimum growth. ये स्पेशलिटी है, जितने भी हेलोफिलिक बैक्टीरिया हैं उनको सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि वो ऐसे एडेप्टेड हैं कि हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ही उनका ऑप्टिमम ग्रोथ नोटिस हो सकता है, अचीव कर सकते हैं। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे उनका ग्रोथ या तो इनहिबिटेड हो जाता है, इनहिबिट होता है, या फिर उनको ऑप्टिमम ग्रोथ नहीं मिल पाता। तो रीजन साफ है, हम लोग देखे हैं कि सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया एक्चुअली क्यों सॉल्ट प्रेफर करते हैं, बिकॉज देयर वे ऑफ एनर्जी जनरेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द bonds between the atoms that are present in a salt. For example, जैसे सोडियम क्लोराइड है, आयनिक बॉन्ड है, वन ऑफ द टफेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो ये क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगा उस एनर्जी को डाइवर्ट कर देते हैं एटीपी सिंथेसिस की ओर। अल्टीमेटली कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस मटेरियल को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है उसका मेन मोटो क्या रहता है, उसका मेन मोटो है इसको हम ब्रेक करेंगे, इससे जो एनर्जी मिलेगा दैट विल बी यूटिलाइज्ड टू ड्राइव आवर फोर्सेस। अब उस ड्राइविंग फोर्स को अचीव करने के लिए उन्हें एनर्जी करेंसी चाहिए एंड दैट इज एटीपी। तो लाइफ कैरी ऑन करने के लिए, एटीपी सिंथेसिस करने के लिए उन्हें जिन मॉलिक्यूल्स का जरूरत है, दीज आर दोज। So that is why they are having this kind of life. एक और चीज यहां बता दें नोट में, there is an overlapping between archaea and eubacteria for halophiles. As such, जैसा कि there are some eubacteria also that prefer high salt concentration. A method used by them to avoid oxygen as they fix nitrogen and the enzyme nitrogenase is sensitive towards ऑक्सीजन। तो कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी हैं जो इस दौर में शामिल हैं, बट उनके हाई सॉल्ट प्रेफरेंस के दूसरे वजह हैं। मोस्ट ऑफन उनकी वजह यह है, जैसे आप पिछले क्लास में देख रहे थे कि व्हाई हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज प्रेफर्ड फॉर टू रीजंस बाय द आर्किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑक्सीजन कट ऑफ कर देता है, क्योंकि हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में होगा क्या, सॉल्ट जाके वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस को कवर करेगा, तो ऑक्सीजन के रहने की जगह होगी नहीं वहां, और उन्हें एनारोबिक कंडीशन चाहिए। तो दिस पर्पस इज फुलफिल्ड
another thing which is required by them is that they need salt for getting energy. तो डुअल पर्पसेस के लिए वो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन प्रेफर करते हैं. बट हियर फॉर द नाइट्रोजन फिक्सर्स इफ दे प्रेफर सॉल्ट, दिस इज बिकॉज जो चैप्टर अभी हटा दिया गया है आपका, उसमें देखते मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है एनसीईआरटी वाले में, वो अब इस सिलेबस में नहीं है. उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में था. उसमें दिया हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, ये ऑक्सीजन सेंसिटिव है. इसीलिए ये क्या करते हैं, जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की ओर जाते हैं, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके फ्यूज करके अमोनिया बनाते हैं, उस दौरान इसे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं चाहिए, बिकॉज नाइट्रोजिनस एंजाइम इज सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो इनहिबिट हो जाता है, उस एक्टिविटी को ही रोक देता है. इसलिए वो उस एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे जगह पे जाना चाहता है जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो, और सॉल्ट अगर ज्यादा रहेगा तो ऑक्सीजन की कमी रहेगी. राइट. अब है क्या कि ये ऑक्सीजन की कमी को कंटेन करने के लिए हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में आ तो गए, बट सॉल्ट एज सच ये एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करने वाला है. वो क्या करता है, प्लाज्मोलिसिस करेगा. तो उससे कैसे टॉलरेंट हो गए, तो इंटरनल मैकेनिज्म के थ्रू अपने आप को उस तरीके से सॉल्ट टॉलरेंट बना के रखे हैं ताकि हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में भी उसके साइटोप्लाज्म पे असर न पड़े. गॉट इट. तो इसलिए उन लोगों का ये एडेप्टेशन है कि दे गो इनटू द हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन सो दैट दे कैन कट ऑफ ऑक्सीजन. यही सोल पर्पस है. ये पर्पस नहीं कि दे विल यूज सॉल्ट एज अ सोर्स ऑफ देयर एनर्जी. दिस इज नॉट द पर्पस. ठीक है, यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते. इसके बाद होगा मिथानोजेंस. हो गया. अब देखिए मिथानोजेन, इसको हम लोग इस वर्ड को, मिथानोजेन वर्ड को दो पार्ट में बांटे. तो मिथानो स्टैंड्स फॉर मीथेन,
यहां से ये वर्ड आया यानी CH4 गैस। और जेन फॉर जनरेटर, यानी इस ग्रुप के जो बैक्टीरिया हैं वो प्रोड्यूस करेंगे मीथेन गैस। दे प्रोड्यूस मीथेन गैस। अब सोर्स क्या होगा, किसको यूज करेंगे मीथेन गैस प्रोड्यूस करने में? तो ये यूज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को मीथेन जनरेशन के लिए। दे यूज ऑर्गेनिक मैटर फॉर द मीथेन जनरेशन। तो देखिए, अगर आपको वन लाइन डिफरेंस तीनों ग्रुप के बारे में, तीनों आर्किया के बारे में लिखने के लिए बोले, एक हो गया आपका थर्मोएसिडोफिल्स, दूसरा हो गया हेलोफिल्स, और तीसरा मिथेनोजेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप तीनों के बीच में क्या देंगे? इनके प्रेफरेंस ऑफ सबस्ट्रेट, जिसको कि ये यूज करेंगे फॉर देयर एनर्जी जनरेशन। तो हेलोफिल्स के लिए सबस्ट्रेट क्या होगा जिसको वो यूज करेंगे एनर्जी जनरेशन के लिए? दैट विल बी द सॉल्ट। Acidophils, thermoacidophils, they will use acid for their energy generation, and the methanogens, they will use organic matter for the source of energy. Now byproduct तो निकलते ही हैं, so methane is coming out as a byproduct. उनका मेन पर्पस है ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करना, राइट? इसके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग ये देते हैं कि दे यूज ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर मीथेन गैस जनरेशन। नाउ दे आर एनाएरोबिक, और वो भी स्ट्रिक्टली। इन्हें भी ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं चाहिए। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के संपर्क में आते के साथ दे गो इनहिबिटेड, या लंबे समय तक ऑक्सीजन का प्रेजेंस अगर रहेगा दे विल बी किल्ड। तो छुपते कहां पे हैं, कहां जाके रहते हैं? दे आर द organisms use the cattle gut as their habitat. अब इंटेस्टाइन में कहां से ऑक्सीजन आएगा? हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, इंटेस्टाइन के वाल तक आता है ना। ऐसा थोड़ी है कि वाल को परफोरेट करके, आई मीन डिफ्यूज करके, जहां पे हमारा फूड मटेरियल है उस तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है, ऐसा तो नहीं होता। इसलिए वो एरिया ऐसा है जहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, सो दे हैव टेकन रिफ्यूज दैट एरिया ऑफ दैट एरिया, वहां पे जाके छिपते हैं, वहां पे जाके रहते हैं। और इसके पीछे एक और रीजन है, एबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर दे गेट। ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर उन्हें मिलता है। क्यों? क्योंकि इनका जो कैटल है उनका मेन फूड क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। आई मीन दे आर वेजिटेरियन, या वेजिटेरियन टर्म तो मतलब ह्यूमन के लिए यूज होता है, हम लोग हार्बीवोर कहते हैं उसको, राइट? सो they are inside that area which is completely surrounded by the organic matter. So this serves two purposes at the same time. First, they are getting enough organic matter for their energy generation. Second, they are devoid of oxygen. तो दोनों पर्पस उसका सॉल्व होता है, इसीलिए वहां पे ये पाए जाते हैं। नंबर 4, they use
organic matter as a source of energy by breaking them into methane in place of कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में अंदर तोड़ के मीथेन गैस में उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं, हर एक कार्बन को मीथेन गैस के फॉर्म में, यानी एक एक कार्बन को तोड़ के अलग कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज देते हैं तो कार्बन कितने हैं, 6। तो अगर वो एक एफिशिएंट मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से कितना मीथेन जनरेट करेगा, 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज क्या कहते हैं, मीथेन गैस निकलेंगे, राइट। अब ये हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल है। रीजन क्या है पता है, मीथेन इज अ वेरी गुड फ्यूल, जस्ट लाइक द नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। हालांकि इसका इग्निशन का जो टेम्परेचर राइज करता है इसमें कम होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है, लेकिन ये बहुत अच्छा फ्यूल है, हाईली इन्फ्लेमेबल गैस। और 3 तरीके से मीथेन गैस हम यूज करते हैं आज के दिन में। एक एज ए गोबर गैस जिसमें इम्प्योरिटी काफी होता है, मीथेन गैस कॉन्सेंट्रेशन कम। और गोबर गैस प्लांट में जो ग्रामीण एरिया है ना, विलेज ड्वेलर्स, उनके पास उतने पैसे नहीं, उतने रिसोर्सेस नहीं है, तो इसलिए क्या होता है वैसे जगहों पे है ना, एक मतलब जिसको कहते हैं ग्रीन फ्यूल देना चाहते हैं। द ग्रीन फ्यूल के जगह पे मतलब नाम पर हम लोग उन्हें मीथेन गैस ऐसे गोबर गैस प्रोवाइड कराते हैं। तो बॉटलिंग यूनिट में गोबर सराकर गैस उससे जो निकल रहा है गोबर गैस, उसको प्लेस किया जाता है, जो सिलेंडर्स होते हैं बॉटलिंग प्लांट में फिल किया जाता है, उसके बाद घर घर डिलीवर कर दिया। इससे बेनिफिट क्या होता है, विलेज ड्वेलर्स जो हैं मोस्टली अपने खाना बनाने के लिए किस फ्यूल का यूज करते हैं, तो फायरवुड, लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अगर हम फायरवुड यूज करते हैं उससे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन बहुत निकलेगा, अलोंग साइड सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही निकलता है। तो ये जो अदर मतलब सूट उसमें से जो निकलता है, लंबे समय तक लकड़ी अगर जलेगा किसी बर्तन के तलवे के नीचे तो देखिएगा ब्लैक कलर का लेयर जम जाता है, दैट इज सूट। और वो क्यों पैदा हुआ, बिकॉज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, देखिए कार्बन के सोर्स को जलाया जा रहा है तो वो जलने के दौरान क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं। अब ऊपर के सरफेस का कार्बन 100% रिएक्शन कर रहा है, लोअर सरफेस के कार्बन को मौका कम मिल रहा है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने में। इसलिए क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन के कारण वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के, है ना, ऑक्सीडाइज्ड कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये वोलेटाइल हैं, उड़ते हैं, और जैसे ही ठंडा सतह मिला वहां जाके चिपक गए क्योंकि वहां पे फिर सॉलिडिफाई हो गए। इस तरीके से ऑर्गेनिक मैटर अगर हमारे लंग्स में जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इनका साइज 2.5 माइक्रोन या उससे कम भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सिलिएटेड एपिथेलियम जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है वो इन्हें फिल्टर नहीं कर पाएंगे, इन्हें रोक नहीं पाएंगे, एंड दे विल स्ट्रेटवे लॉज इनटू द alveoli, the ultimate exchanger surface of oxygen and carbon dioxide in our lungs। और आप पढ़े हैं एम्फीसेमा, पढ़े ना, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में एम्फीसेमा में क्या होता है, अगर ऐसे पार्टिकुलेट मैटर्स आके एल्वियोलाई रीजन में जमा हो गए तो दे विल अल्टीमेटली लीड टू बर्स्ट ऑफ द एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई का नंबर अगर कम हो जाएगा, एक्सचेंजर सरफेस घटेगा कि नहीं। इस वजह से लंबे समय तक फायरवुड का इस्तेमाल करने के बाद यूजुअली क्या होता है, गांव घर में महिलाएं खाना बनाती है तो दे आर फाउंड टू बी सफरिंग आउट ऑफ bronchial diseases, asthma, bronchitis and what not. So it is reducing their lifespan। जो बीमार आदमी रहेगा कितने लंबे समय तक अपना जीवन कंटेन कर पाएगा। तो इसलिए ग्रीन फ्यूल के रूप में अगर हम गोबर गैस उन्हें प्रोवाइड करते हैं
एटलीस्ट ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं इनसे ये बचेंगे. नाउ सेकेंडली, व्हाई इट इज कॉल्ड ए ग्रीन फ्यूल. देखिएगा, फिर बात कर रहे हैं. देखिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स जब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा 12th में, वहां अगर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस को कंपेयर किया जाए, इट इज सेड दैट मीथेन इज 100 टाइम्स मोर ग्रीन हाउस इफेक्ट गिविंग गैस देन द कार्बन डाइऑक्साइड. यानी एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से जितना ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा, उससे 100 गुना ज्यादा मीथेन गैस से आएगा. अब आप अगर उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, मीथेन गैस को, व्हाट यू आर डूइंग, आप जिस चीज को जलाते हैं, जलता है कैसे? बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन. तो आप हर एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन गैस को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट हैज बीन जनरेटेड बाय द मीथेन गैस. सो गोबर के डिकम्पोजिशन से, डंग के डिकम्पोजिशन से जो मीथेन गैस नॉर्मली रिलीज हो रहा था, आपने उसको एक स्टेप फर्दर ऑक्सीडेशन में यूज किया, एनर्जी लिया, है ना, खाना बनाया, और अल्टीमेटली यू सर्व द एनवायरमेंट by converting it 100 times less greenhouse gas. This is the reason why we call this methane gas as a green fuel. Otherwise और कोई दूसरा पर्पस नहीं है. अब देखिए, एक तो यूज देखें कि इट इज बीइंग यूज्ड एज गोबर गैस. बायोगैस का भी नाम सुने. बायोगैस में क्या किया जाता है, इसी गोबर गैस को फर्दर प्यूरिफाई करके इसकी इंप्योरिटी लेवल को घटाकर हम लोग अब मीथेन का सैचुरेशन परसेंटेज बढ़ाते हैं अराउंड 20-25%. बायोगैस में 15% के आसपास रहता है ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली. इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट, क्योंकि और भी अदर इंप्योरिटीज में सबसे बड़ा परसेंटेज रहता है वेपर का. उसके बाद थोड़े बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलते हैं, अदर गैसेस भी हैं, H2S है, SO2 है, ये सब भी आते हैं. तो इसलिए क्या होता है कि उसका प्योरिटी परसेंटेज कम हो जाता है, मीथेन गैस सैचुरेशन कम रहता है. तो ये एक सिंपल फ्यूल की तरह काम करता है, मतलब उतना परफेक्ट नहीं है. इसको और परफेक्शन की ओर जब ले जाना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्यूरिटी परसेंटेज बढ़ाते हैं, तो इंप्योरिटीज को घटाएंगे. तो इस तरीके से गोबर गैस से बायोगैस प्रोड्यूस होता है, और इसमें कुछ करना नहीं होता, इंप्योरिटी के परसेंटेज को घटाते हैं. फर्दर अगर बायोगैस का प्यूरिफिकेशन किया गया, नाउ इट बिकम्स CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. और आज के डेट में आप जानते हैं, अब धीरे धीरे पेट्रोल से हम लोग, डीजल से हम लोग CNG व्हीकल की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, और भी ऑल्टरनेटिव्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जा रहे हैं, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं. हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 100% ग्रीन फ्यूल की तरह वाटर प्रोड्यूस करके हम अपने ड्राइविंग व्हीकल्स चला रहे हैं. ये ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, बट अभी इसमें और रिफाइनमेंट होना है, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग को जो फ्यूचर मिलेगा दैट विल बी ऑन द हाइड्रोजन बेस्ड और वाटर बेस्ड व्हीकल. एनीवे, तो कहने का मतलब है ये मिथेनोजन बैक्टीरिया हमारे लिए क्यों इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ दिस रीजंस. और यही भारी मात्रा में मीथेन गैस एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग सी बेड पे लगातार एक्सप्लोर करते रहते हैं. और आप जानते हैं मिथेनोजन कहां रहते हैं, जहां पे ऑक्सीजन नहीं हो. तो ओशन बेड में जहां ऑक्सीजन की कमी होगी, उसके बेड पे, बेड मतलब वहां पे जिस सरफेस के ऊपर ओशन बैठा हुआ है, ओशन का जो बॉटम है, उस जमीन के नीचे बहुत सारे बड़े बड़े पॉकेट्स बने हुए हैं जहां पे मीथेन गैस का भंडार है. तो अगर हाँ बोलिए. हाँ, क्योंकि मिथेनोजेंस वहां भी तो होंगे ना, आर्किया वहां भी होंगे ना, तो डिकम्पोज करेंगे ना बायोलॉजिकल मटेरियल को. और ओशन बेड से क्यों हम लोग पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसका भी रीजन है, वही है ना. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वहां मरेंगे, मरने के बाद कंप्रेस होगा, वो ऑर्गेनिक मैटर जाके क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होगा, और ऑर्गेनिक मैटर को मिथेनोजेंस ब्रेक करेंगे तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा. ठीक है. अब गैस को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो एक ही जगह पे, और ओशन बेड या रिवर बेड कंपैरेटिवली हमारा जो सॉइल है,
टेरेस्ट्रियल सरफेस के सॉइल, उससे तो काफी सॉफ्ट होते हैं क्योंकि वाटर काफी ज्यादा है, तो वो क्या हो गए, काफी सॉफ्ट है। इसमें से क्या होता है, गैस अगर फैलना चाहता है, इट मेक्स वे फॉर इट, इसके लिए जगह बन जाती है। तो बड़े बड़े पॉकेट्स वहां बने हुए होते हैं ओशन बेड में, और वहां से हम लोग गैस एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये पॉकेट्स बनते बिगड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज 10 साल तक ये जो पॉकेट सर्व किया उसके बाद ये खाली हो गया, हम 15 साल के बाद वापस आएंगे, हो सकता है फिर से उसी जगह पे हमको गैस का भंडार मिल जाए। इट हैपेंस बिकॉज ओशन बेड इज वेरी डायनामिक, ये स्टैटिक नहीं है। एनीवे, सो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, दे आर ऑर्गेनिक मैटर, दे यूज ऑर्गेनिक मैटर्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकिंग देम इनटू मीथेन इन प्लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन तो यूज करता नहीं है कि ऑर्गेनिक मैटर को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा, इसीलिए क्या करता है, मीथेन गैस में कन्वर्ट करता है। तो वो बायोमोलिक्यूल्स ब्रेक हुए तो मतलब क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड्स टूटेंगे, बॉन्ड्स टूटेंगे तो क्या होगा, केमिकल एनर्जी रिलीज होगा, एंड दैट विल बी यूज्ड बाय देम टू ड्राइव देयर एटीपी सिंथेसिस। नंबर 5, दे आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। क्या बात हो रहा है, एज मीथेन इज ए वेरी गुड फ्यूल। आप लोग डिजर्व नहीं करते हैं कि आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा बताया जाए, यू डोंट डिजर्व दैट, क्योंकि थोड़े में आप लोग बोर हो जाते हैं। और दूसरा चीज क्या होता है, आपको लगता है कि ये बुक में नहीं है तो इट शुड नॉट बी स्टडीड। तो हम कोशिश करेंगे अपने आप को इस पार्ट में इस तरीके से कंटेंट करें कि एक लाइन भी बुक से ज्यादा ना बताया जाए। व्हाट फॉर, किस लिए हम बताएं, जब आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है डिस्कशन सुनने के बाद, तो हमको क्यों बताने की जरूरत है, नहीं बताएंगे। आप कन्फाइन टू बुक रहिए, उससे भी बढ़िया है खुद से पढ़ लीजिए, मेरा कोई जरूरत नहीं रहेगा। एक प्रेसी एक कैप्सूल क्लास होगा, आप टॉपिक पर कहेंगे पूरा चैप्टर, सर ये प्रॉब्लम है, हम बता देंगे, हो गया, आपका चैप्टर भी तेजी से निकलेगा, हमको भी कम झेलना पड़ेगा। दैट विल बी द बेस्ट वे। इतना बार समझाए हैं कि डोंट इरिटेट मी सो दैट कि आपको ऑन कैमरा डांटना पड़े, बट यू प्रोवोक मी। एक तो इतने आलसी हैं कि जमाई लेते रहते हैं क्लास में आप लोग, पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ के आए क्लास में कि आप लोगों को बैठने में भी दिक्कत होता है, हमेशा टेक लगा के बैठना है। ये अलर्टनेस लेवल है, ये किसी को आगे बढ़ने का फुर्सत नहीं है। दर्शक बनने आए यहाँ पे कि पढ़ने के लिए आए, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें इस तरीके से आप लोग के पीछे। हम टॉपिक एक्सप्लेन कर दें, किताब खोलें, टॉपिक एक्सप्लेन करें, काम खत्म हो गया। हर चीज का एक टॉलरेंस लेवल होता है। पहले दिन हम बोले कि देखिए, आई डोंट लाइक डिसिप्लिन एट एनी कॉस्ट, इन डिसिप्लिन आई मीन टू से। पहले पात्र बनिए जिसमें कुछ दिया जा सके, ऐसा नहीं कि चारों तरफ छेदा है, पात्र में डाले अब बह गया बगल से। रिवीजन तो करते ही नहीं है, टेस्ट का जब शेड्यूल आता है तब आप लोग के ऊपर बोझ आता है। जिस दिन नीट का एग्जाम देने जाइएगा, तीनों सब्जेक्ट एक साथ आएगा ना, हर एक में 20-20, 30-30 चैप्टर्स हैं, 90 चैप्टर उस दिन हो जाएगा, और यहाँ 4 चैप्टर होता नहीं है। इतना सारा मटेरियल्स रहता है, बुक है, एनसीईआरटी बुक ही अपने आप में बहुत सारा चीज है, उसके क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करते, करते भी हैं तो नीड बेस्ड। हाँ, फलना दिन टेस्ट है तो पहले कर लें। उसके पहले क्या हो रहा था,
टीचर आने के बाद यहां से दुम दबा के भाग जाता है क्या? They used to sit for 5 to 10 minutes. Why don't you ask by that time? होना क्या चाहिए? आज पढ़े, आज ही सारा कुछ निपटा लिए, 2-3 क्वेश्चंस हैं, अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद या क्लास शुरू होने के पहले पूछकर खत्म करें। हर चीज में पेंडेंसी चलेगा आप लोग। कोचिंग का मतलब क्या होता है? कोच किया जा रहा है, तो जो कोच है उनकी बात को तो फॉलो ही नहीं करते। एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द मिथेनोजेंस, ये हैबिट बना लिया आप लोग, और हर टीचर शिकायत करता है। क्या सोचते हैं कैमरा से दिखता नहीं है? दोनों एंड में है। मिथेनोजेंस, सॉरी, मिथेनोकोकस बैक्टीरिया। जितने एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं बुक में किसी दूसरे चैप्टर में किसी एक पोर्शन में दिया है, कहीं पे उसका रेफरेंस जरूर मिलेगा। अब आएंगे यू बैक्टीरिया में। सम सैलिएंट फीचर्स of U bacteria that separate them from archaea. पहला, composition of cell wall, composition of plasma membrane, types of enzymes with temperature limitation. यहां तक लिखिए, फिर आगे बता रहे हैं।
वह तो हो गया। आइए पहला देखें हम लोग कंपैरिजन सेल वॉल के ऊपर। कंपोजिशन वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो यू बैक्टीरिया का पाया जाता है क्या, इट इज टोटली पेप्टिडोग्लाइकन मेड, है ना। एक कंपोजिट कंपाउंड है जिसमें प्रोटीन और ग्लाइकन यानी छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स, है ना, कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर आर्किया का आप देखिएगा तो ये पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन्स के बने हुए हैं, उनके कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन की वजह से। इसलिए कई बार इन्हें पेप्टिडोग्लाइकन जैसा है कुछ मिल रहा है, उसमें भी प्रोटीन इसमें भी प्रोटीन है, उसमें शुगर यूनिट्स हैं इसमें भी शुगर यूनिट्स हैं, पर बात यह है कि उनके ओरिएंटेशन, उनके ऑर्गेनाइजेशन का लेवल अलग अलग है। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या कहते हैं, है तो वैसा ही पर ट्रूली पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, इसलिए कई बार इन्हें स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन भी कहते हैं। तो दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ डिफरेंस एट द लेवल ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन वाइज। दूसरा, अगर ये ऐसा है ना, यू बैक्टीरिया अगर अपना ऐसा पेप्टिडोग्लाइकन जैसा सेल वॉल रखता है, उससे अचीव क्या होता है, एक डेफिनिट शेप, है ना। और इसलिए क्या होता है, इनके सेल वॉल मोर और लेस रिजिड होते हैं। और इनकी बात करें आर्किया की, तो ये मोर और लेस इनके सेल वॉल फ्लेक्सिबल होते हैं, बिकॉज दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, एसोसिएशन में पॉलीसैकेराइड्स भी हैं, और प्रोटीनेसियस होने के कारण इनको अपने सेलुलर स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग टू द नीड एडजस्ट करने में बनता है। ये टॉलरेंट हो पाते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस के, जैसे हाई हीट कंटेंट है, वहां पे ये प्रोटीन वाली है जो उसे सरवाइव करने में मदद करता है। ठीक है, जैसे आप सुनते होंगे मॉडर्न बैक्टीरिया है, एडवर्स कंडीशन में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया या टेम्परेचर बढ़ने लगा तो ये एक अलग मटेरियल सिक्रेट करते हैं अपने चारों तरफ, ये प्रोटीनेसियस होते हैं और ये बनाता है उनका स्पोर। तो स्पोर का फॉर्मेशन उनके एडवर्स कंडीशन के लिए है, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है बाहरी एडवर्स कंडीशंस या नॉन फेवरेबल कंडीशन से। तो ये इनके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है, इसे उस चीज को अचीव करने की आवश्यकता नहीं है। सो दिस आर द बेनिफिट्स, प्रोस एंड कॉन्स अबाउट द सेल वॉल, इट्स कंपोजिशन एटसेट्रा। ठीक है, अब आप नोट कर सकते हैं। अगला पर आते हैं, यह कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हो गया, ऊपर का मिटा सकते हैं।
एक क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द mode of nutrition of halophile and thermoacetophile bacteria. Autotrophic, pseudo-autotrophic, heterotrophic, both A and C. सब कोई सोचकर जवाब देंगे, रीजन बताएंगे, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चंस है। किनके बारे में पूछ रहा है, यहां फिर से गौर कर लीजिए, हैलोफाइल एंड थर्मो एसिडोफाइल, इनके बीच में तय करना है इनको किन कैटेगरीज पे रखेंगे। एक का कहना है सी होना चाहिए, इसको एक वोट मिला। सबको पार्टिसिपेट करना है। लास्ट बेंच आपका डी कहना है, जिसको भी एक वोट मिला। वो अब शिफ्ट हो गया, ओ तो इसको 2 वोट मिला। आप पांडे साहब डी 3 वोट मिल गया। अच्छा, मेजोरिटी इसके तरफ जा रहा है, बिना सोचे समझे बोला गया। सभी डी बोल रहे हैं, सभी डी बोल रहे हैं। सीडो मतलब झूठा। अच्छा, एक वोट सीडो ऑटोट्रॉप को भी मिला। ये टैलीज है, टैली मार्क समझते हैं ना, स्टैट पर ही होंगे, मीन मीडियन मोड, उसमें फ्रीक्वेंसी रहता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को चार्टिफाई करना रहता है, तो है ना, कौन सा डिजिट कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 में ऑब्लिक कट लगाते हैं, तो एक ब्लॉक मतलब 5। देखिए अब हम लोग तह पड़ जाएं कि ऐसा क्यों है, हम लोग को कौन सा चुनना चाहिए। हैलोफाइल्स, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सॉल्ट बेस्ड। सॉल्ट दुनिया में पहले से प्रेजेंट थे कि इनके आने के बाद आए? पहले से प्रेजेंट था। ये केमिकल है, ये केमिकल कंपाउंड्स को ब्रेक करके एटीपी सिंथेसिस कर रहा है, एनर्जी जनरेशन कर रहा है। आर्म्ड दो कीमो ऑटोट्रॉप्स होंगे कि नहीं? तो कीमो टर्म अगर साइड कर दें, ऑटोट्रॉप आया, तो हैलोफाइल्स को किस ग्रुप में रखना चाहिए? नाउ कम डाउन टू थर्मोएसिडोफिल्स, अप्लाई योर लॉजिक। इसका जो न्यूट्रिएंट है जिसे ये यूज करता है, ये इसके आने के पहले से था या किसी से मिला इसे? ऑटोट्रॉपिक होगा। इसीलिए बोले देखिए, बिना सोचे समझे हिट नहीं करना है, लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर थॉट प्रोवोकिंग। हर चैप्टर में 2 या 4 ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे या हम देंगे, जिनका आंसर पहले और आखिर बार फिर बता रहे हैं, समझा रहे हैं अच्छे से कि बिना सोचे समझे नहीं देंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर करते समय लॉजिक सोचेंगे कि किस बेसिस पे हम ऐसा कर रहे हैं, तब जाके आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा। क्योंकि आप देखिएगा नीट के क्वेश्चंस, उसमें रिपीटेशन बहुत 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 कम है। एक ही टॉपिक से 1000 क्वेश्चन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आर्किया से ही कुछ क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हर क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट होगा,
और आप खोजेंगे एनसीईआरटी बुक में मिलेगा भी। कीमो ऑटोट्रॉप होता है ना, तो ऑटोट्रॉप नहीं आएगा। मिथेनोजन के बारे में क्या कहेंगे? इसीलिए देखिए क्लेवरली मिथेनोजन ने इंक्लूड किया गया। मिथेनोजन का सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन अभी लिखे हैं आप लोग, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर उसे कहां से मिलेगा? पहले से था? नहीं था, किसी ने आके जमा किया। अरे भाई, थर्मोएसिटोफिल्स और कीमो क्या कहते हैं, हैलोफिल्स जब तक नहीं मरे होंगे तब तक वो अपना ऑर्गेनिक मैटर छोड़ के गया होगा? नहीं गया होगा। तो ये अगर तीनों साइमल्टेनियसली एक साथ अगर पनपे होंगे तो मिथेनोजन को तो वेट करना पड़ा होगा सदियों, कब मेरा फूड मटेरियल आएगा तब हम खाएंगे। ऐसा है क्या? नहीं। तो इनके लिए जो ऑर्गेनिक मैटर है वो पहले से मौजूद नहीं था, ये किसी के द्वारा बना कर दिया जाता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बना कर दिया जाता है। दैट इज वाई दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर। If you depend for nutrition on other organisms, you are not autotroph but the heterotrophs. Heterotrophs are dependent for their nutrition on the other organisms. That is why methanogens are heterotroph. So Archaea is a group made up of autotroph as well as heterotroph. But they have asked you specifically, halophils or the thermoacetophiles, which will be your choice. So we have autotrophic mode of nutrition for them. सीटोट्रोप अभी मेरे दिमाग में है कि ऐसा भी टर्म हो सकता है, तो बनाकर लिख दी। अब है कि नहीं ये हमको सर्च करना पड़ेगा, पर हम बनाए अभी ये तैयार किया गया टर्म है। पर हेटरोट्रॉप तो हम लोग जानते हैं। चले आगे बढ़े। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे लिखें? यू बैक्टीरिया made of lipids, saturated and unsaturated, fatty acids linked with glycerol by ester linkage. आप पढ़ेंगे एस्टर्स के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसमें जब एसिड और एक अल्कोहल रिएक्शन करता है तो एक जो कंडेंसेशन के बाद एक मॉलिक्यूल वाटर निकलने के बाद जो नया बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो एस्टर लिंकेज से यू बैक्टीरिया के फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल से जुड़े रहते हैं। आर्किया, दे हैव unusual linkage, ether linkage in their lipids. So this is a big difference between the plasma membrane of eubacteria and archaea. यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोला जाता है? यू मतलब होता है ट्रू, कंप्लीट। कंप्लीट और न्यू, इन दोनों टर्म के लिए यू टर्म यूज किया जाता है। नहीं, उनमें बैक्टीरिया के जो प्रॉपर्टीज होने चाहिए कुछ कुछ मिसिंग है।
कुछ मिसिंग है क्या कि देखिए उनके रहने का रेंज, टेम्परेचर टॉलरेंस का रेंज, वो एक्सट्रीम कंडीशन में ही रहते हैं। तो अर्थ पे जो मेजोरिटी में आज के डेट में जो कंडीशन है, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का क्या है, 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 15 से लेके 30-32 के बीच में वेरी कर रहा है एवरेज टेम्परेचर ऑल ऑफ द रीजन्स। तो ऐसे जगहों पे तो ये आर्किया पाए ही नहीं जाएंगे। तो एक बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ये हर जगह पाया जाता है, कॉस्मोपॉलिटन है, एयर में भी है, वाटर में भी है, सॉइल में भी है। पर ये एक्सट्रीम कंडीशन ढूंढना पड़ेगा, ऐसा एयर का पोर्शन जहां पे शायद ही आर्किया एयर में प्रेजेंट हो, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है ना। अब सॉइल, डीप सॉइल में आपको ये मिलेंगे, जैसे देख रहे हैं बॉटम ऑफ सी में मिल रहे हैं, मीथेन गैस के पॉकेट बना रहे हैं, है ना। इंटेस्टाइन ऑफ द कैटल मिल रहे हैं, अनयूजुअल लोकेशंस में ये अपना कॉलोनाइज करते हैं। सो दीज आर नॉट नॉर्मल फॉर बैक्टीरिया। तो इसीलिए इन्हें मानते तो हैं बैक्टीरिया, क्योंकि सारे प्रॉपर्टीज उस तरह के शो करते हैं। पर एक बैक्टीरिया कहने के मतलब, कहने से हम लोग जिस तरह का इमेजिनेशन करते हैं, जो प्रॉपर्टीज एक्चुअली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उनमें से बहुत सारे प्रॉपर्टीज इसमें नहीं हो, उस तरह का रेंज ये शो नहीं करता। सो दिस कुड बी द रीजन कि हम लोग इसे ट्रू बैक्टीरिया नहीं बोलते। और ऐसे भी कहा जाता है आर्कियाज आर द अर्लीस्ट फॉर्म्ड लाइफ ऑन दिस अर्थ। सबसे पहले दुनिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स में से यही है। तो नेचुरली उनमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन होने के बाद आज के डेट के जो मॉडर्न बैक्टीरिया हैं वो डेवलप किए। आर्की बैक्टीरिया है तो मिथोनिजन क्या है, मिथोनिजन कहाँ है, गाय भैंस के पेट में हेलोफाइल्स। ये कहां पाए जाएंगे, एग्जांपल देखिए कहां पे दिए हैं, डेड सी, जहां सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एक्सट्रीमली हाई है, डेड सी। अब लोकेशन गूगल कीजिए। थर्मोएसिडोफिल्स, हॉट वेंट्स जहां पे हैं, जहां पे आपको गर्म पानी का सोता मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ तो खोजना पड़ेगा उन्हें, ऐसा नहीं है कि वो इजीली आपको हर जगह अवेलेबल मिलेंगे, खोजना पड़ेगा, क्योंकि अब इन्हीं लोकेशंस पे वो रह पाते हैं, वही एरिया है जहां के लिए वो एडेप्टेड है। दिस इज द रीजन। पर ये तो तय बात है कि इनका नंबर अब बहुत कम है। आपको मिल सकता है सल्फर ओर, जहां पे है, तो सल्फर ओर है तो वहां पे क्या होगा, वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड तो थोड़ा बहुत बन ही रहा होगा, इसको इमीडिएटली ये रिसाइकल करके सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, इससे सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन मिल गया। सल्फर ओर है, क्यों हार्मफुल हो, आप उसको कंज्यूम थोड़े कर रहे हैं। और दूसरी चीज, मान लेते कंज्यूम करते भी हैं तो आपके लिए वो सल्फर बहुत हद तक एक तरह का एंटीबायोटिक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सल्फर के प्रेजेंस में नहीं सर्वाइव करते। सल्फर ड्रग एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो शुरुआती दौर पे, है ना, सल्फर को ऐसे मतलब एंटीबायोटिक यूज किया गया, सल्फर ड्रग उसका एक एग्जांपल है। आज के डेट में सल्फर से टॉलरेंस आ गया है, इसलिए अब सल्फर ड्रग जो है एज एन एंटीबायोटिक यूज नहीं किया जाता, बहुत सारे बैक्टीरिया इससे टॉलरेंट है। दिस इज द रीजन। पर ऐसा नहीं है इतना ज्यादा सल्फर है कि आपके लिए पॉइजनस हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और सल्फर आपको चाहिए भी तो, अमीनो एसिड जो पढ़ाए हैं, अमीनो एसिड पढ़े हैं आप लोग, तो कब बताए थे, हम बताएं भाई, अमीनो एसिड बायोमोलिक्यूल्स हुआ कहाँ है, अच्छा ठीक है चलिए, तो ये हो गया, ये हो गया। नाउ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। यूबैक्टीरिया, they have enzymes like DNA polymerase,
RNA polymerase, etc. Functional at high temperature or high salt concentration. यू बैक्टीरिया नहीं, ये आर्किया होगा, सॉरी, आर्किया. यू बैक्टीरिया their similar enzymes are functional around normal temperature range found in room temperature condition. जो यू बैक्टीरिया है उनके सिमिलर एंजाइम्स जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एक्सेट्रा, ये सब बहुत वाइटल एंजाइम्स है. डीएनए पॉलीमरेज का काम है डीएनए तैयार करना. अब इतना ही हम कर सकते हैं. डीएनए सिंथेसिस करने के लिए जो एंजाइम है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना डीएनए से, डीएनए के जो स्ट्रैंड हैं, धागे हैं, वो थोड़ा सा आपस में से खुलते हैं. दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से उलझा हुआ रहता है, वो खुलता है. जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे किसी दोनों में से किसी एक स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री में, मतलब इसमें जैसा है उसका ठीक ऑल्टरनेट टाइप का न्यूक्लियोटाइड के साथ आरएनए मैन्युफैक्चर होता है. तो इस चीज के लिए उसे एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है हर एक ऑर्गेनिज्म को, नॉट ओनली बैक्टीरिया, ह्यूमन तक जितने ऑर्गेनिज्म है, उस एंजाइम को कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज. तो ये आरएनए पॉलीमरेज भी है ना, इनमें हाई टेम्परेचर पे फंक्शनल होते हैं या हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, वो अनयूजुअल प्रॉपर्टी है. ये एंजाइम्स जो है, ये तो सभी एंजाइम्स है ना, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, और प्रोटीन बहुत नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर जनरली सस्टेन कर सकते हैं. तो हाई टेम्परेचर देने पे प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, मतलब अपना शेप एबनॉर्मल बना लेता है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एग एल्ब्यूमिन. एग को जब फोड़िएगा, है ना, चिक एग को, तो ऊपर का शेल जब हटता है तो उसमें से दो कलर का मटेरियल निकलता है, व्हाइट एंड येलो. तो व्हाइट वाले को कहते हैं एल्ब्यूमिन, वो प्रोटीन है. तो अब उसी अंडे को, उसी एग को जब आप उबाल देते हैं, बॉयल करते हैं लंबे समय तक, उसके बाद उसका शेल फोड़ते हैं और उसमें से वही एल्ब्यूमिन कैसा निकलता है, व्हाइट वाला कैसा निकलता है, सॉलिड. अब उसको लाख कोशिश कीजिए, वो फिर से वापस लिक्विड नहीं बनेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर में वो डीनेचर हो गया, वो अपना शेप एबनॉर्मली चेंज कर लिया. अब वो वापस अपने पुराने कंडीशन में नहीं जा सकता. तो इस तरह का जो परमानेंट चेंज आ जाता है, इसको कहते हैं डीनेचर, डीनेचर होना. और डीनेचर होने का एक और परिणाम होता है, जो मॉलिक्यूल जो डीनेचर हुआ अपना फंक्शन छोड़ देता है, वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, वो प्रॉपर्टीज उसमें नहीं रहती. तो उसी तरीके से जैसे उस प्रोटीन पे असर हुआ, वैसे दूसरे प्रोटीन्स में भी होता है. तो वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में फंक्शनल होते हैं, उससे बियॉन्ड या उससे ऊपर नहीं होते. पर ये अनयूजुअल चीज है, इनको तो हाई टेम्परेचर चाहिए जिसमें ये फंक्शनल होते हैं, लो टेम्परेचर पे काम ही नहीं करता. सो दिस इज अनदर पिक्यूलियर डिफरेंस बिटवीन द आर्किया एंड द यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया के इन्हीं एंजाइम्स को अगर फंक्शन करते देखेंगे तो मोरलेस रूम टेम्परेचर रेंज में ये काम करते हैं. थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, बट मेजॉरिटी में इसी रेंज ऑफ टेम्परेचर में जितने स्पीसीज हैं यू बैक्टीरिया के, लगभग लगभग सभी के इसी रेंज ऑफ टेम्परेचर में फंक्शनल होता है. ये चीज आर्किया में नहीं मिलता. सो दिस इज अगेन ए वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन देम.
नहीं, हाँ, पर आरएनए बनता है न्यूक्लियस में, भेज दिया जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही बनता है। तो बड़ा चालाक है, आप बहुत अच्छे जगह पे जा रहे हैं। वो आरएनए बना के हम लोग जो है, मतलब यूकैरियोट्स जो हैं, लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। उसमें स्टोर होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रीजन क्या है? खाओ पकाओ जाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी बैक्टीरिया हैं, एवरेज लाइफ 20 मिनट से 40 मिनट के बीच में होता है। तो जो 40 मिनट जिंदा रहने वाला है या 20 मिनट जिंदा रहने वाला है, जैसे इकोलाई, इसका लाइफ स्पैन 20 मिनट ही है ओनली, उसके बाद वो मर जाएगा। तो जिंदा रहने के लिए क्या करता है? हर 1900 मिनट में डिवाइड कर जाता है। तो डीएनए रहता है, वही तो लिखवाए, पिछले क्लास का लिख कर उठा कर देखिए। न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड साइटोप्लाज्म में वो डेंस रीजन है जहां पे उसका डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम रहता है, और क्रोमोसोम को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए रहता है, और डीएनए को प्रोटीन बांध बूंद के सेटल करके रखता है, और ये सर्कुलर डीएनए होता है। देखिए, कंपोजिशन वाइज डिफरेंट होगा, मटेरियल वाइज सेम। साइटोप्लाज्म में होता है, हाँ, यही डिफरेंस है। लेकिन आप जो पूछे, अब उस पर आते हैं कि आरएनए कैसे बनता है। तो आरएनए डीएनए से बनता है, और वो उसको प्रिजर्व नहीं करता। एक तरफ से आरएनए बनता जाता है, दूसरे तरफ उसी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, अब वो बन रहा है और वो अपना काम करता जा रहा है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। हमारे में क्या होता है? पहले डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, अब उसको है जरूरत आरएनए बनाने का, आरएनए बनाएगा, बनाने के बाद उसको बढ़िया से पैकेज करेगा, काहे कि साइटोप्लाज्म में जाने के बाद टूट टट जाएगा। बहुत सारे आरएनए डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं, है ना। तो दोनों तरफ से जहां से इसको काटा जा सकता है वहां से प्रोटेक्शन दे दिया। देने के बाद आपको जाइए आप अपने जगह पे, तो उसे ट्रांसपोर्ट करके न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म में भेजते हैं। फिर साइटोप्लाज्म में वो राइबोसोम के साथ एसोसिएट होता है, और तब जाके प्रोटीन सिंथेसिस का कार्यक्रम चालू करता है। पर बैक्टीरिया के पास इतना टाइम नहीं है, उसका लाइफ स्पैन ही कम है, इसलिए एक तरफ से आरएनए बनता जाता है, दूसरी तरफ से प्रोटीन सिंथेसिस होता जाता है। करता है ना, दूसरा बैक्टीरिया करता है, एंटीबायोटिक उससे टॉलरेंट मॉलिक्यूल्स लेकर आता है। जैसे एक को स्ट्रेप्टोमाइसिन से मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अंदर में स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन होगा, वो एंटी प्रोटीन बनाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन के, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे ही उसके सेल वॉल के अराउंड आएगा या सेल में जाएगा, उसको काट देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी आप गोली चलाए, हम बुलेट प्रूफ पहने हुए हैं। दिस वे दे फाइट। और बैक्टीरिया का एक और डिस्ट्रॉयर है, वो है वायरस, उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोफाज, जो इस चैप्टर के आखिर की तरफ मिलेंगे। तो उनके भी डिस्ट्रॉयर्स हैं, और फंजाई भी हैं। देयर इज ऑलवेज अ वॉर बिटवीन फंजाई एंड बैक्टीरिया। दिस इज ऑल्सो सबसे हार्श, हाँ, बैक्टीरिया से भी ज्यादा हार्श सिचुएशन में प्रोटोजोअन्स सर्वाइव करते हैं, उससे भी हार्श सिचुएशन में वायरस सर्वाइव कर सकता है। पर वायरस को हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में मानते हैं। दिस इज द आरएनए। ठीक है, यहां तक लिखिए। अब अगले क्लास में हम लोग आर्किया से आगे बढ़ेंगे। पॉज कीजिए।